जो RNPS है दोस्तों, उसके केस में स्टेटलेस है। जब भी रीड ऑपरेशन होता है तो वो स्टेटलेस होता है, ठीक है। और राइट के केस में वो स्टेटफुल होता है, यानी इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, जबकि रीड के केस में उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम UPPSC का जो पॉलिटेक्निक वाला एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके PYQs हम लोग देख रहे थे। काफ़ी सारे PYQs हमने ऑलरेडी देख भी लिए, ठीक है। और आज हम लोग कुछ नए PYQs देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो अब मैं जल्दी से आकर शुरुआत कर देता हूँ आपको। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख पा रहे हैं कि लास्ट वाले वीडियो में हमने यहाँ तक जो है क्वेश्चंस देख लिए थे, इसका आंसर DFD था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो, वो यहाँ पे आई बटन पे जाके वो वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, वो वीडियो पहले जाके देख लें। उसमें कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द नंबर ऑफ थ्रीज इन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज, यानी कि कितनी बार ये प्रिंट 3 होगा इस क्वेश्चन में। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये UPPSC के जो एग्जाम होता लास्ट टाइम, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन हिंदी में भी दिया हुआ है। देखिए, प्रोग्राम मेन और ये प्रिंट और ये प्रिंट 3 कितनी बार प्रिंट होगा, 3 की संख्या आउटपुट में कितनी बार होगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा प्रोसेस के थ्रू बता देता हूँ। तो दोस्तों, फॉर्क जो है ये एक नई प्रोसेस जनरेट करता है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैंने एक बार फॉर्क को कॉल किया है, यहाँ पे मैं एक बार फॉर्क को कॉल कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी जो एक प्रोसेस है उसके साथ ही एक और प्रोसेस जनरेट कर देगा, यानी 1 + 1 टोटल 2 प्रोसेस हो जाएगी। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं फॉर्क को रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास 2 प्रोसेस ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो जितनी प्रोसेस है ये उतनी प्रोसेस और जनरेट कर देगा, तो टोटल जो प्रोसेस हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अब तीसरी बार फॉर्क कॉल हो रहा है, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट से मेरे पास 4 प्रोसेस आ रही है, ठीक है। तो 4 प्लस ए फॉर्क स्टेटमेंट 4 और नई प्रोसेस जनरेट कर देगा। टोटल जो प्रोसेस हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो जो प्रिंट 3 है, ये जो 3 है ये 8 बार प्रिंट हो जाएगा। 3 3 3 3 3 करके ऐसे 8 बार ही टोटल प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 8 सही हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है दोस्तों इसको करने की। ये ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। यहाँ पे 8 जो है वो सही आंसर आएगा। आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि 8 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। 3 जो है वो 8 बार प्रिंट होगा। इसका जो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक होता है वो होता है 2 की पावर n, ठीक है। जितनी बार आपको फॉर्क दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे 2 की पावर इनपुट कर दो। इस क्वेश्चन में जो फॉर्क है वो 3 बार दिया हुआ है, 1 2 3, तो हम 2 की पावर 3 इनपुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बट आप याद रखिएगा प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पे दिया हुआ है। अगर प्रिंट स्टेटमेंट इन बिटवीन दिया हुआ है तो जस्ट उसके बाद फॉर्क कॉल होगा। लेट सपोज ये प्रिंट जो स्टेटमेंट है यहाँ पे नहीं दिया होगा, यहाँ पे दिया होता, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट के बाद, तो प्रिंट 3 कितनी बार प्रिंट होता है उस केस में। उस केस में जो 3 है वो 4 बार प्रिंट होता, क्योंकि एक प्रोसेस ये कॉल हो रहा है, एक प्रोसेस इस फॉर्क के बाद कॉल हो रहा है। तो ये दो ही प्रोसेस कॉल हो रहे हैं, तो प्रिंट जो है वो टोटल 4 बार प्रिंट होता है, 3। और बट यहाँ पे 3 प्रोसेस के बाद कॉल हो रहा है, तो प्रिंट जो है वो 8 बार प्रिंट होगा, ठीक है। 2 की पावर आंसर भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। द डेटा ब्लॉक ऑफ वेरी लार्ज फाइल इन यूनिक्स फाइल सिस्टम्स आर लोकेटेड यूजिंग, ठीक है। यूनिक्स फाइल सिस्टम में बहुत बड़ी फाइल सिस्टम जो होती है डेटा ब्लॉक, वो किस विधि से आवंटित किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो लार्ज फाइल्स होती है, जैसे कि आप देखते होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत लिनक्स पे वर्क किया है, आप अगर df कमांड रन करते हैं, df-h कमांड अगर आप रन करते हैं, तो ये आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में सारे फाइल सिस्टम आपको दे देता है। नेट हो गया या ext हो गया, ये अलग अलग एक्सटेंशन के फाइल फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किस ब्लॉक विधि से हम इसको आवंटित करते हैं। तो हम जो इसको आवंटित करते हैं दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन जो होता है दोस्तों, इसके रूप में हम इसको आवंटित करते हैं, ठीक है। इंडेक्स आवंटन का विस्तार करते हैं ताकि ये वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए। इंडेक्स की फॉर्म में रहेगा तो वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, जो उसको एक्सेस करने की प्रोसेस होगी वो काफ़ी फास्ट होगी, इसलिए हम उसको इस फॉर्मेट में आवंटित करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इफ ए फंक्शन डज नॉट मॉडिफाई द डेटाबेस द प्रायोरिटी लेवल इज, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा दोस्तों। अगर वो जो फंक्शन है वो डेटाबेस को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यानी कि कोई इसमें राइट ऑपरेशन नहीं कर रहा, लाइक अपडेट, इंसर्ट और या डिलीट ऑपरेशन जो है वो रन नहीं कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट रन कर रहा है, तो इसका प्रायोरिटी लेवल क्या होगा, RNDS होगा या WNPS होगा, RNPS होगा या WNDS होगा। दोस्तों इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। लेट सपोज मैं RNDS की बात करूँ, R से हो गया रीड, ठीक है, R से इसका मतलब हो गया रीड। एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा।
जो आर से हो गया रीड, एन से हो गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक, एंड डी से हो गया और एस से हो गया स्टेटलेस। ऐसे ही जो दूसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों, दूसरे वाले ऑप्शन पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं डब्ल्यू एन पी एस का देखूँ तो डब्ल्यू से हो गया राइट, और एन पी एस से क्या हो गया, एन से हो गया नॉन प्योर, और एस से हो गया स्टेटफुल। ठीक है, जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा दोस्तों उसमें जो होगा, मैं आपको कलर भी चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। आर से हो गया रीड, नॉन प्योर, और एस से हो गया स्टेटलेस। तो जब आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देखिए राइट के केस में यहाँ पे दोस्तों, राइट के केस में राइट नॉन प्योर और स्टेटफुल है, और जो आर एन पी एस है दोस्तों उसके केस में स्टेटलेस है। जब भी रीड ऑपरेशन होता है तो वो स्टेटलेस होता है, ठीक है, और राइट के केस में वो स्टेटफुल होता है, यानी इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, जबकि रीड के केस में उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि मॉडिफाई द डेटाबेस, कौन जो है वो मॉडिफाई नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है राइट वाले ऑपरेशन तो इसमें आएंगे नहीं, राइट जो दोनों होंगे वो तो उसको मॉडिफाई करते हैं। ये भी राइट का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट नॉन डिटर्मिनिस्टिक और स्टेटफुल है, तो राइट वाले ऑपरेशन तो दोनों नहीं आएंगे। अब रीड में दो है मेरे पास, रीड नॉन प्योर और रीड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो रीड नॉन प्योर का मतलब हो गया कि वो प्योर नहीं है और वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, तो इस केस में इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, रीड नॉन प्योर जो होता है वो स्टेट को भी इम्पैक्ट नहीं करता है, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक खुद ही श्योर नहीं है तो वो स्टेट चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता भी रखा है, आर एन डी एस होगा रीड नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेटलेस, और डब्ल्यू एन पी एस राइट नॉन प्योर, और ऐसी आर एन पी एस होगा रीड नॉन प्योर होगा। ठीक है, तो नॉन प्योर जो होता है वो डिपेंड ऑन डेटाबेस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसकी स्टेट को चेंज नहीं करता है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल एंश्योर बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन भी दिया होगा कि कौन सा समवर्ती नियंत्रण जो है कौन सी प्रोटोकॉल है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और डेडलॉक से स्वतंत्रता यानी दोनों ही सुनिश्चित करता है। डेडलॉक भी करनी होगा और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी भी करनी होगी। दोस्तों जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा बता दूँ आपको कि लेट सपोज वो ट्रांजेक्शन रन हो रहे हैं T1 और T2। ठीक है, और T1 में कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं रीड राइट। ठीक है, और मान लो रीड ऑन ए हो रहा है, फिर राइट ऑन ए हो रहा है इस पर, और सेम सेट ऑफ ऑपरेशन T2 भी रन कर रहा है, रीड ऑफ ए कर रहा है, फिर राइट ऑफ ए कर रहा है। दोस्तों लेट सपोज यहाँ पे कोई डेडलॉक अकर होता है, क्योंकि ये जो है ए पर रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर रखा है और इसने भी मतलब ये भी सेम रिसोर्स है वो रिक्वायर कर रहा है। तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, इसमें कॉन्करेंसी कंट्रोल और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और डेडलॉक दोनों से ही प्रिवेंट करता है, जबकि 2PL में आप डेडलॉक से तो प्रिवेंट कर सकते हो पर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी से आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग ensure serializability and avoid deadlock while 2PL can cause deadlock। ठीक है, तो डेडलॉक कोई कॉज कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, when RDBMS different classes of relations are created using which technique to prevent modifications and anomalies। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अगर समझ के देखेंगे तो आप आंसर इजीली बता देंगे कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिलेशन है, ठीक है, वो क्रिएट हुए टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमलीज। मॉडिफिकेशन एनोमलीज का हिंदी मीनिंग होता है प्रॉब्लम्स, और मॉडिफिकेशन यानी चेंज एनोमलीज, चेंज करना अपने को। तो 3 मेनली इसमें आती है, इंसर्ट एनोमली, अपडेट एनोमली, और थर्ड आती है डिलीट एनोमली। तो ये 3 एनोमलीज आती है। इन 3 एनोमलीज को अवॉइड करने के लिए हम जो है डेटाबेस की स्टेट को नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आते हैं इन एनोमलीज को अवॉइड करने के लिए। अब ये 1NF भी हो सकती है स्टेट, 2NF भी हो सकती है, ठीक है, और 3NF भी हो सकती है, BCNF भी हो सकती है, उससे आगे भी हो सकती है। बट हम कोशिश करते हैं कि स्टेट जो 3NF तक तो एटलीस्ट आ जाए, ताकि ये जितनी जो एनोमलीज है उनको हम अवॉइड कर सके। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी तो दोस्तों यहाँ पे नहीं बैठेगा सही, क्योंकि ये तो क्या करता है, ये एक तरह से एनोमलीज को प्रिवेंट नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंडेंसी के बारे में बताता है कि कौन किस पे डिपेंड है, कौन सी की किसके ऊपर डिपेंड है, इन सब के बारे में बताता है। ठीक है, और डेटा इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट के बारे में बताएगा कि डेटा कितना इंटीग्रेटेड है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की के बारे में बताता है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी फिट बैठ रहा है, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट एनोमलीज को ही अवॉइड करता है।
अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। इनमें से कौन सा जो है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल नहीं है दोस्तों। तो रिलेशनल मॉडल तो क्या होता है, रिकॉर्ड बेस्ड होता है, सारे रिकॉर्ड की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, सिंपल RDBMS की बात कर रहा है। हायरार्किकल मॉडल भी क्या हो गया दोस्तों, ये भी डेटा हमारा रिकॉर्ड फॉर्म में स्टोर होता है, नॉट रिकॉर्ड फॉर्म बट हायरार्की की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एट द एंड तो डेटा तो हम लोग को रिकॉर्ड बेस पे मिल रहा है। और नेटवर्क मॉडल ये तो सबसे पुराना मॉडल है, तो इसमें भी डेटा जो है वो नेटवर्क की फॉर्म में रहता है, बट एज ए डेटाबेस मॉडल ये है। बट ER जो मॉडल है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम उसको हम कहते हैं, तो ये जो है दोस्तों ये डेटा मॉडल रिकॉर्ड बेस नहीं है, इसमें एंटिटी की फॉर्म में डेटा रहता है। लाइक आपका एक स्टूडेंट हो गया, फिर इसकी कुछ एंटिटीज़ हो गई, रोल नंबर, नेम वगैरह हो गया, तो इसमें जो डेटा है वो रिकॉर्ड बेस फॉर्म में नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन A hold a shared lock R and transaction B also required a shared lock on R, it will। दोस्तों दो टाइप के लॉक होते हैं, हम आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। एक शेयर लॉक होता है, ठीक है, और एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक। एक शेयर लॉक होता है, एक एक्सक्लूसिव लॉक होता है दोस्तों। तो ये दो लॉक होते हैं, ठीक है। अब जो शेयर लॉक होता है दोस्तों, शेयर लॉक का मतलब ये होगा कि ये सिंपल एक तरह से रीड कर रहा है, ये मान लो, ठीक है। तो अगर एक ट्रांजेक्शन A जो है इस पर शेयर लॉक ऑक्यूपाई कर रखा है, और अगर B भी सेम रिसोर्स पे शेयर लॉक की डिमांड करता है, तो उसको इमीडिएटली दे देगा, क्योंकि वो सिर्फ रीड ऑपरेशन कर रहा है, और B भी जो है वो रीड के लिए बात कर रहा है, तो वो इजीली इसको दे देगा। तो तुरंत स्वीकृति इमीडिएटली बी ग्रांटेड, ठीक है। मान लो शेयर लॉक की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता है एक्सक्लूसिव लॉक, तो उसका आंसर क्या होता दोस्तों, वो डेडलॉक होता या फिर अस्वीकार कर देता। ये ऑप्शन नंबर C होता है, ऑप्शन नंबर A होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो क्योंकि स्वीकार तो नहीं करेगा, या तो उसको अस्वीकार करेगा या फिर डेडलॉक क्रिएट होगा। अब आप मुझे बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, आप एक क्वेश्चन है बट हम इसके मल्टीपल टाइप देखते हुए चल रहे हैं कि एक्सक्लूसिव लॉक के केस में क्या होगा, शेयर लॉक के केस में क्या होगा। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचेगा कि एक ही क्वेश्चन में हम इतना टाइम लगा रहे हैं, बट हम लोग उसके कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उस पर एनालिसिस कर रहे हैं कि और उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, क्या पॉसिबल क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं दोस्तों। तो एक्सक्लूसिव लॉक्स के केस में बेसिकली ये इसको इमीडिएटली भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C उस केस में से हो जाएगा। बट यहाँ पे शेयर लॉक की डिमांड कर रहा है, तो इमीडिएटली इसको ग्रांट कर देगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ए डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि डेटा मॉडल जो है वो किसका कलेक्शन है, डेटा एंड डेटा रिलेशनशिप का, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। देन डेटा सीमेंटिक एंड कंसिस्टेंसी कंस्टेंट, डेटा अर्थ एंड स्टेट बाद है, नहीं सिर्फ इसका नहीं है, इसमें डेटा और रिलेशनशिप भी आना चाहिए। तो डेटा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सीमेंटिक एंड कंसिस्टेंसी कंस्टेंट, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है दोस्तों वो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव नहीं। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में डी को टेक कर देते हैं, बट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं द डिफरेंट ऑपरेशन रिमूव्स कॉमन टपल फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन, दिस ऑपरेशन इज, ठीक है। डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। डिफरेंस ऑपरेटर यानी A माइनस B हम कर रहे हैं, ठीक है। A माइनस B क्या करता है, लेट सपोज इसमें मेरे पास एक सेट ले लेता हूँ मैं, मान लो कि इसमें मेरे पास है 1 2 3, छोटा ही सेट ले लेता हूँ, और B में मेरे पास है 1 and 2 या 1 and 2 and 4 ले लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे A माइनस B कर रहा हूँ, तो जो कॉमन टपल होंगे यानी 1 2 दोनों साइड से रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ 3 आउटपुट में आ जाएगा। इसी जगह अगर मैं B, ये तो A माइनस B का रिजल्ट हुआ, ठीक है, A माइनस B का रिजल्ट हुआ। मान लो अगर मैं A माइनस B की जगह B माइनस A करता, तो रिजल्ट क्या आता दोस्तों, तो 1 2 4 में से हम 1 2 3 लेस कर रहे हैं, तो 4 जो है वो रिमेनिंग हो जाएगा, कॉमन टपल हट जाएंगे। अब ये पूछ रहा है क्या ये क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव है क्या, तो आपको क्यूमुलेटिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले। क्यूमुलेटिव बेसिकली क्या होता है, A प्लस B अगर हम कर रहे हैं या A माइनस B हम कर रहे हैं, तो विच इज इक्वल्स टू B प्लस A, ठीक है, या B माइनस A। बट अभी जो हमने एग्जांपल में देखा यहाँ पे कि जब हमने A माइनस B किया, ठीक है, तो आउटपुट में आया 3, और जब B माइनस A किया तो आउटपुट में आया 4, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव नहीं होगा दोस्तों, ये नॉन क्यूमुलेटिव होगा। क्यूमुलेटिव में A माइनस B इज इक्वल्स टू B माइनस होता है, तो नॉन क्यूमुलेटिव तो हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग को देखनी है, एसोसिएटिव होता है नहीं होता, तो इसका मतलब होता है A प्लस और B प्लस C जो है वो इक्वल होना चाहिए A प्लस B एंड देन प्लस C अगर हम कर रहे हैं तो उसके इक्वल होना चाहिए। बट जो माइनस ऑपरेटर होता है वो एसोसिएटिव भी नहीं होता। रीज़न इज कि जब हम लोग A प्लस B या A माइनस B करेंगे तो क्योंकि ये कॉमन सेट निकाल के नहीं देता, वो जो है वो रिमेनिंग सेट निकाल के देता है, और इस वजह से वो
एसोसिएटिव भी नहीं होगा और नॉन क्यूमुलेटिव तो है ही, तो नॉन क्यूमुलेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्यूमुलेटिव में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है और एसोसिएटिव में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, बट यहाँ पे जो दोनों ही ऑप्शन सही नहीं बैठेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट, इनमें से कौन जो है दोस्तों पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट है। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन यानी सूचना को नष्ट करना, ये भी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इंफॉर्मेशन अल्टरेशन सॉरी इंफॉर्मेशन अल्टरेशन यानी सूचना को चेंज करना, ये भी एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इंफॉर्मेशन रिलीज यानी इंफॉर्मेशन को खुलासा करना, ये भी हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ये तीनों ही जो है दोस्तों वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब है सलामी अटैक स्क्वाड। सलामी अटैक अभी हुआ था रिसेंट में, उसका क्या उद्देश्य था, तो उसका जो एम था वेबसाइट डिफेसमेंट था क्या, नहीं था, कंट्रोलिंग वेबसाइट नहीं था, फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर था दोस्तों बेसिकली। ये थोड़ा सा दोस्तों देखिए आप एक तरह से आप क्यों कह सकते हैं कि कंप्यूटर में भी थोड़ा जनरल नॉलेज का काइंड ऑफ सवाल आया है, जीएस जिसको हम कह सकते हैं, जनरल साइंस वाला सवाल आया हुआ है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ये देखिए सलामी आक्रमण का क्या उद्देश्य है, तो वित्तीय अपराध जो है यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। इवन जो हम लोगों का सिलेबस था उस पर भी मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, ठीक है। यूपीपीएससी का सिलेबस है, या आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं इसमें मोर और लेस सारे सब्जेक्ट रहते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सभी सब्जेक्ट्स रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गया, एसपीएम हो गया, या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी में रहता है, कंप्यूटर नेटवर्क सब में रहता है। इवन जो पेपर 2 है उसके भी काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो सब मोर और लेस सभी में रहते हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ एग्ज़ाम सिर्फ यूपीपीएससी के लिए है। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम है, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर वाला हो, या फिर प्रोग्रामर वाला कोई एग्ज़ाम हो, या सिस्टम एनालिस्ट वाला कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, आपके गेट वगैरह के भी जो एग्ज़ाम है, या फिर जो आप .NET का एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सभी के एग्ज़ाम्स के लिए ये जो PYQs है दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप तो इनको अच्छे से देख के जाइएगा, इसके बेस पे सारे ऑप्शन मैं आपको करा रहा हूँ, तो अच्छे से कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे जो लेटेस्ट PYQs है वो आपके लिए लेता आता रहूँगा कंटिन्यू। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मल्टीपार्टराइट्स क्या है, वायरस क्या है। मल्टीपार्टराइट्स वायरस बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये जो है हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं और जो प्रोग्राम वायरस होता है दोस्तों, उसका ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसका मिश्रण होता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपार्टराइट्स वायरस जो है बूट वायरस प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है, बूट प्लस प्रोग्रामिंग, बीपी से आप इसको याद कर सकते हैं। मल्टीपार्टराइट्स को बीपी, बूट प्लस प्रोग्रामिंग का ये कॉम्बिनेशन होता है, बूट प्लस प्रोग्रामिंग, बूट सेक्टर वायरस प्लस प्रोग्राम वायरस का। अब डेटा संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन पर्पस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इज, तो ये जो है प्रोटेक्ट पर्सनल प्राइवेसी, क्या हमारी पर्सनल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल पर्सनल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट वायरस, नहीं, वायरस का इससे कोई लिंक नहीं है। इंक्रीज कंप्यूटर सिक्योरिटी का भी कोई लिंक नहीं है। रेड्यूस प्रोजेक्ट फेलियर का भी इससे कोई लिंक नहीं है। पर्सनल प्राइवेसी जो है दोस्तों, ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको प्राइवेट करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अब आता है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या है, DES क्या होता है दोस्तों। जो DES होता है वो क्या होता है, ये एक तरह से बिट साइफर होता है दोस्तों। DES के बारे में आपने जब मैंने क्रिप्टोग्राफी चैप्टर पढ़ाया था तो उसका प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल भी है दोस्तों। आई बटन पे भी मैं कोशिश करके इसका लिंक डाल दूंगा, या आप मेरे चैनल SS प्रैक्टिकल एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके PYQs में सॉरी उसके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के काफ़ी सारे कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे मैंने DES को एक्सप्लेन किया था कि वो बिट साइफर कैसे होता है, तो जाके आप देख सकते हैं। तो दूसरे के विचार को लेना यानी दूसरे के आइडिया को या क्रिएशंस को एक तरह से रिप्रेजेंट करना या चोरी करना, ये क्या कहलाता है, प्लैगियरिज्म कहलाता है क्या। जी हाँ, ये जब हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, PhD जो स्टूडेंट कर रहे हो उनको पता होगा प्लैगियरिज्म क्या होता है। वो एक्चुअली में कोड पूरा आपका चेक होता है कि कितना कोड कहाँ से कॉपी किया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कह सकते हैं, बिल्कुल IP राइट्स भी हम इसको कह सकते हैं कि किसी और का डेटा आप किसी और पर्पस यूज़ कर रहे हो, या पायरेसी भी इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही आएंगे। पायरेसी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। जनरली जैसे मान लो ये मेरा चैनल है, आपको इसके डेटा को कॉपी कर ले तो मैं कल को क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है, कि जो डेटा है उसको कॉपी किया गया है। तो एक तरह से प्राइवेसी को ही कॉपी करना होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आता है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता होगा। HTTP जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देन वेब पेज आर क्रिएटेड इन लैंग्वेज कॉल्ड। वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट किए जाते हैं दोस्तों? SLIP में क्रिएट किए जाते हैं क्या? नहीं क्रिएट किए जाते हैं। HTML में क्रिएट किए जाते हैं, बिल्कुल HTML में दोस्तों क्रिएट किए जाते हैं। HTTP तो प्रोटोकॉल हो गया, WWW जो होगा वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Then which cost is associated with correcting errors after system delivery? सिस्टम की डिलीवरी के बाद कौन से कॉस्ट एसोसिएट होते हैं दोस्तों? तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है दोस्तों सिस्टम की डिलीवरी के बाद होते हैं। यानी कि जब एक बार हम लोग पूरा फेज से गो थ्रू कर लेते हैं, लाइक डिज़ाइन, एनालिसिस, देन कोडिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग, उसके बाद वाला जो फेज़ होता है दोस्तों उसमें मेंटेनेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दोस्तों वो उसके बाद जब सिस्टम को डिलीवर करते हैं उसके बाद काउंट होती है। देन है विच टेस्टिंग एंश्योर दैट इंडिविजुअल मॉड्यूल्स वर्क करेक्टली। इंडिविजुअल मॉड्यूल की बात कर रहा है, यानी यूनिट टेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस पे बेस होती है दोस्तों? तो ये क्या कोड की इंटरनल स्ट्रक्चर पे होती है क्या? नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर पे तो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। प्रोग्राम लॉजिक भी कौन देखता है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग देखता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कार्यात्मक आवश्यकता है, ये जो है दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देखती है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ये भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको डिफरेंस पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। देन विच मैट्रिक्स इज यूज्ड टू मेजर सॉफ्टवेयर साइज। सॉफ्टवेयर साइज को मेजर करने के लिए क्या आता है? लाइन ऑफ कोड आता है, LOC आता है। सिंपल, अगर आप हिंदी में आप इसको पढ़ेंगे, लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसके आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और देन विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन कौन कर सकता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या स्टारवेशन कर सकता है क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो स्टारवेशन नहीं करेगा। जो पहले आएगा पहले आओ पहले पाओ वाला हो गया भाई। जो पहले लाइन में लगा हुआ है वो चाहे जैसे मान लो एक लाइन है, जैसे कुछ बच्चों की, मान लो एक बड़ा बच्चा है, उसमें एक छोटा है, एक और भी बड़ा है, और एक उससे भी बड़ा है, और एक बहुत ही छोटा है। तो जो लाइन लगी हुई है उसी लाइन में आओ, उसी लाइन में आप लोगों को डेटा मिलता रहेगा, कोई इसमें चेंज होगा नहीं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे हुआ, तो ये तो स्टारवेशन करेगा नहीं। राउंड रॉबिन में फिक्स टाइम स्लॉट आप दे देते हो, मान लो 5-5 सेकंड का दे दिया, 10-10 सेकंड का दे दिया, तो ये भी जो है स्टारवेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड करेगा, यानी कर नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे आपने प्रायोरिटी पहले डिसाइड कर दी कि किसको प्रायोरिटी देनी है, तो ये भी आपके ऊपर है, आप स्टारवेशन आने ही नहीं दोगे। और SJF में होगा क्या? जी हाँ, SJF में हो सकता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। मान लो जो छोटी जॉब है, जो छोटी सी छोटी जॉब है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, और मान लो कोई बहुत बड़ी जॉब है उसको तो वेट ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका वेट करता रहेगा, और छोटी जॉब्स आती रहेगी, बट बड़ी जॉब को एट द एंड वेट करना पड़ेगा। तो इसी को हम स्टारवेशन कहते हैं, स्टारवेशन। तो इस केस में बड़ी जॉब वेट करती रहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो है वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम देती है। यहाँ पे आंसर सी दे रखा है, बट ये सी नहीं होकर दोस्तों डी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। वैन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से मेमोरी जो है वो किस तरह प्रभावित होती है? जब हम पेज को सेगमेंट करते हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन के टाइम पे एक्सटर्नल मेमोरी एलोकेशन जो है वो इम्पैक्ट होती है दोस्तों। विच OS कंपोनेंट मैनेज डेडलॉक। इनमें से कौन जो है दोस्तों वो डेडलॉक को मैनेज करता है? तो जो प्रोसेस मैनेजर है दोस्तों वो डेडलॉक को मैनेज करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक हमने अप्रॉक्सीमेटली 50-60 क्वेश्चन कर लिए होंगे अभी, ठीक है। तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन है मेरे पास, अभी और भी क्वेश्चन से मैं वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ, आप तब तक रहिएगा कनेक्ट में। और अगर आपके कोई डाउट है या आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ये PDF ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, एंड हैव ए गुड डे।